वेलकम बैक। पाकिस्तान मुख्तलिफ लिहाजों पर इस वक्त बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है उसको। खासतौर पर दहशतगर्दी के मसाइल हैं, महंगाई का मसला है, फिर सैलाबी सूरत हाल है जो कि एक आफत बनकर हम पर टूटी है। और ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अभी जो सैलाब आया है, लेकिन इस सैलाब के गुजर जाने के बाद जो बहाली के काम हैं वो कोई एक दो दिन की बात नहीं होगी, महीनों की नहीं बल्कि सालों पर मुहित ये अरसा होगा कि किस तरह से दोबारा जो सूरत हाल है उसको नॉर्मल किया जाए। और जैसे कि फारूक साहब ये भी फरमा रहे थे कि जो करप्शन है वो भी एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुआशरे का, जिसने हमारे निज़ाम को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। और उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का भी हवाला दिया, वहाँ पर बड़े पैमाने पर करप्शन हुई है। फिर जो इमदाद फराहम की जाती है सैलाब मुतासरीन को, बैरून ममालिक से भी इमदाद आती है, पाकिस्तान से भी इमदाद की जाती है, लेकिन उसमें भी खुर्द बुर्द होती है, करप्शन होती है, मुस्तहकीन तक वो इमदाद नहीं पहुंच पाती है। तो इस मामले को किस तरह से एड्रेस किया जाएगा, किस तरह से इस पर शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा? उज़मा साहिबा, यकीनन आपने गुफ्तगू सुनी, ये एक बड़ा अहम मामला है, मुस्तहिक तक इमदाद नहीं पहुंचती। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का भी हवाला दिया गया है। पीपल्स पार्टी इस पर क्या कर रही है, क्या इसने हिकमत अमली बनाई है, कैसे इसको यकीनी बनाया जाएगा? बिल्कुल शुमाइला, ये बहुत अच्छा सवाल हमारे भाई ने किया। आप अच्छा सवाल कर रही हैं और मेरे सुनने वाले यही हकीकत है जब आपके मुंतजर होंगे। और मैं यही कहना चाहूंगी कि चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे हमारी वफाकी हुकूमत हो, हर किसी का फर्ज है कि वो मुस्तहिक अफराद की जो है रुदात सुने और उन तक जो है उनकी हक की रकम पहुंचे। मगर मैं आपको बताऊं, मैं खुद जो है BISPR का एक हिस्सा रही हूँ और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से हमने काफी सर्वे करवाए और काफी लोगों की कंप्लेन रिसीव हुई जिनको 4,000 रुपए मिल रहे थे और बाकी की रकम जो है वो करप्शन में जा रही थी। तो ऐसे लोगों का एक, मैं आपको बताऊं, प्रॉपरली प्लेटफॉर्म भी बनाया हुआ है। हमारी आवाम को पता नहीं है। मैं अपने आपके चैनल के तवज्जुह से ये कहना चाहूंगी कि इसका एक प्रॉपर तरीका होता है, एक प्रॉपर एप्लीकेशन होती है। मैंने कितनी एप्लीकेशंस लेकर आगे फॉरवर्ड की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको पूरे पैसे मंथली जो उनका हक बनता था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के थ्रू वो मिलने शुरू हुए हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा कि एक टाइम लगेगा, एक अच्छा लगेगा। 21 लाख जो है वो घर जो है, आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी रिसेंटली जो है ना वो तामीर करके देना शुरू किए हैं, जो प्रोजेक्ट आया है। मगर ये बस अल्लाह रहम करे, क्योंकि ये वाकई में ये दुश्मन की एक चाल है इंडिया की, और ये दहशतगर्दी ही है कि उसने एक दफा फिर जो है वो बगैर इन्फॉर्म किए जो यहाँ पर पानी का रेला छोड़ा है और वफे ऑफिसर वो पानी के लेकिन उस्मा साहिबा, भारत ने तो रेला छोड़ा है, लेकिन हमारे पास पानी स्टोर करने के क्या ज़खायर हैं, क्या वसाइल हैं? आपको नहीं लगता कि यहाँ हमारी हुकूमतों की भी तो कोताही है? हमारे पास कुछ पानी स्टोर करने के लिए है ही नहीं। पीपल्स पार्टी नहीं समझती कि डैम्स बनने चाहिए। हमारे पास ज़खायर होने चाहिए, हमारे पास डैम होने चाहिए ताकि हम पानी जो है ना वो स्टोर कर सके और हम किसी के मोहताज ना हो। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इस पे जो है हिकमत अमली से काम किया जाएगा, उम्मीद है। क्योंकि देखिए इस वक्त हमें जरूरत है, जिस तरह से हम दुश्मन ममालिक से लड़ रहे हैं और दुश्मन जो है वो वार पे वार कर रहा है, तो उसके लिए आने वाले वक्त के लिए हमें ये सर जोड़ के सोचना चाहिए कि हम किस तरह से अपने मुल्क को, यहाँ की आवाम को, इसकी मईशत को, यहाँ की सारी एसेसरीज को कैसे सेव करें। क्योंकि देखिए इस वक्त बात आ गई है कीमती जानों की, चाहे वो कच्चे में हो चाहे वो शहरों में हो, जान कीमती होती है हर इंसान की। और हमारा पहला फर्जिया सबका मिलके यही बनता है कि सब सर जोड़ के बैठे और इस आफत से जो है ना डट कर लड़े, और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। हमको उम्मीद है, अल्लाह पाक ने आगे बेहतरी लिखी थी और बेहतरी होगी। सिंध हुकूमत की भरपूर कोशिश है। मैं सिंध हुकूमत की क्या बात करूं, मैं इस वक्त बींगा मुस्लिम बन के बात करूंगी। बिल्कुल इंसानियत की बात हो रही है, जिस तरह की हम सूरत हाल देख रहे हैं। अच्छा फारूक साहब की रहने वाला हर शख्स जो है वो जिम्मेदारी बनता है, मेरी आपकी, हम मुसलमान हैं, अभी तो हमारा फर्जिया है से बालातर होकर सिर्फ इंसानियत की बात ही करनी चाहिए। फारूक साहब, आपके ख्याल में क्या मुमकिन हल हो सकता है? जैसा कि अभी उज़मा साहिबा फरमा रही हैं कि सबको सर जोड़कर बैठना चाहिए, सियासी जमातों को एक होना चाहिए, क्योंकि बात अभी इंसानियत की हो रही है। क्या डैम्स आपको उम्मीद है कि बन सकते हैं? और अगर आज तक नहीं बने हैं तो आपके ख्याल में उसमें क्या रुकावटें रही हैं? देखिए जी, पहली बात है ये हमारी कौमी नाकामी है, हमारी सियासी नाकामी है लीडरशिप की कि हम कालाबाग डैम नहीं बना सके। अगर आज कालाबाग डैम बन गया होता तो एक नेशनल कंसेंसस के साथ, तो यकीनन जो बीच में 2-3 दफा फ्लड आए हैं, 2010 में, 2015 में और फिर 2022 में, अब ये गालिबन चौथी मरतबा है सेंचुरी में, तो गालिबन इतना हमारी मईशत को, हमारे अवाम को इतने नुकसान ना देखने पड़ते। एक तो ये बात है।
वो और फिर आपको मालूम है कि इस वक्त मोमेंट डैम हो गया, बाशा डैम होगा, और दूसरा तीसरा और जो डैम है दासू, ये तमाम बन रहे हैं। लेकिन देखा ये जा रहा कि इनकी पेस ऑफ प्रोग्रेस जो है वो स्लो है। मैं समझता हूं कि इसको तेज करना चाहिए ताकि अगले 1.5-2 साल में जो हम सुन रहे हैं कि ये डैम जो है शायद मुकम्मल हो जाए, लेकिन अभी ये पेस जो है वो गालिबन तसल्ली बख्श नहीं है। तो एक तो ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इन डैम्स को मुकम्मल करें, और फिर दोबारा कोई पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए कोशिश की जाए कालाबाग डैम के लिए, या कोई और मुनासिब डैम जगह पे जहां पे पीपल्स पार्टी को इतराज ना हो। नंबर एक। दूसरा, हमारे 2005 में जब वो अर्थक्वेक आया था नॉर्दर्न एरियाज में, तो उसके बाद एक इदारा बना था ऑन ग्राउंड, एरा, जिसका काम था उन तमाम लोगों की बहाली, रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, और जितने लोगों के आपको पता है कि बड़े सख्त हेल्थ उनकी मामलात हुए, उन्होंने अपने लिम्स आजाद लूज किया, तो एक बहुत मैसिव एफर्ट था, लेकिन वो नेशनल लेवल पे किया गया और एरा का इदारा बनाया गया, और जितनी फॉरेन एड आई थी उस इदारे के थ्रू फिर आगे उसमें कुछ खामियां भी थी, लेकिन वो फिर आगे मामला चलाया गया। फिर अगर आपको याद है जब कोरोना आया पीटीआई के दौर में, तो एक कौमी इदारा बनाया गया था, फौज और फेडरल गवर्नमेंट, और उसमें प्रोविंसेस के रेप भी थे। मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ा जबरदस्त कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया था, और कोरोना में उसके इतने फॉलोअप्स थे, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल वगैरह वगैरह, उसको कंट्रोल किया गया। इन फ्लड्स में 2025 के फ्लड्स पे एक नेशनल कमीशन बनना चाहिए, या आप एनडीएमए को एक्सपैंड करें, उनको जिम्मेदारी दें कि कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। तमाम वो हाउसिंग सोसाइटी जहां पे लोग बर्बाद हो गए, उनके घर डूब गए, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो वॉश अवे हो गई, ये तमाम चीजें जो हम सुन रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, तो ये कौन करेगा? ये अगर आप सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे छोड़ेगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इदारा बनाएं या एनडीएमए को जिम्मेदारी दें पूरे पाकिस्तान में टू कोऑर्डिनेट विद द प्रोविंसेस इन तमाम लोगों की रिहेबिलिटेशन, उनको कंपनसेशन, और जो इतने मसाइल है रिकंस्ट्रक्शन। तो इसलिए कि आपको एक इदारा, एक फोरम नेशनल लेवल पे बनाना पड़ेगा, फिर जाके होगा। अदरवाइज मैं आपको आज बता रहा हूँ, चंद दिनों के बाद आप भी भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाऊंगा, इट विल बी बिजनेस एज यूजुअल। बिल्कुल ऐसे ही तारीख में होता रहे, सैलाब आते रहे, नुकसानात उठाते रहे, और आज फिर हम उसी हालात का सामना कर रहे हैं। अच्छा उस्मा साहिबा, एक तो ये बात हो रही है कि अभी सैलाब का खतरा है, और उस हवाले से तैयारियां कर ली गई हैं, शॉर्ट टर्म भी और अगर लॉन्ग टर्म की भी बात की जाती है। लेकिन जो एक बड़ा अहम मसला है वो क्लाइमेट चेंज का भी है। जिस तरह से अभी फारूक साहब भी बात करें, जो गैर कानूनी तामीरात हैं उसका एक बड़ा हिस्सा है इस सारी सूरत हाल को पैदा करने में, और साथ ही साथ जो जंगलात की कटाई है वो भी बड़ा अहम किरदार इसमें अदा कर रही है। तो सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी क्या इस चीज़ को देख रही है संजीदगी से कि क्लाइमेट चेंज को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इस जानिब कैसे तवज्जो दी जाए कि जंगलात की कटाई को रोका जाए? अगर हम कराची में समंदर की बात करते हैं तो वो हम देखें काफ़ी पीछे चला गया है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गई है, तो ये भी तो बहुत अहम इशू है ना जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। देखिए क्लाइमेट चेंज वाकई में बहुत ज्यादा तेजी से जो है ना यहाँ पर हुआ है, बहुत अचानक से ही क्लाइमेट चेंज हुआ है। मगर वही बात आ गई कि देखिए पीपल्स पार्टी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा जो है फिक्रमंद है। अभी आप देख रही हैं जो अभी कैनाल बन रहे थे उसके ऊपर भी इसलिए आवाज उठाई गई थी कि क्लाइमेट बहुत ज्यादा चेंज और हो जाएगा, आने वाले वक्त में यहाँ पर रेगिस्तान बन जाता अगर वो चीज बन जाती। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर यही है कि अवाम की खिदमत और सिंध की आवाज बनना। बिलखुसूस सिंध के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल ये किया है। यहाँ पर जगह जगह हर साल मुहिम भी होती है, और हर साल हर 2 महीने बाद यहाँ पर जो है ट्रीज वगैरह लगाए जाते हैं ताकि तेजी से क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। ज्यादा तो काट दिए जाते हैं। हेलो, मैं कह रही हूँ कि हम जो देख रहे हैं वहाँ जो दरख्त हैं वो लगाने से ज्यादा तो कटाई उनकी होती है। बिल्कुल ऐसा है, कटाई होती है। मगर देखें ये देखें, मैंने आपसे कहा ना कि सब कुछ हम अपनी हुकूमत पे नहीं डाल सकते, इसमें हमारी आवाम भी शामिल होती है जो बिला वजह दरख्त की कटाइयाँ होती हैं, बिला वजह जो है वो तो इन चीजों को क्लीन करने की चीजें होती हैं। तो उन्हें छोड़ा क्यों जाता है? ये तो जिम्मेदारी है। उनको छोड़ा नहीं जाता, उनको छोड़ा बिल्कुल नहीं जाता। उनके लिए भी एक इदारा बनाया हुआ है, कंप्लेंट सेल है, वहां पर आके कंप्लेन कर सकते हैं और बाकायदा उसकी पूरी प्रॉपरली इंक्वायरी होती है और उस पर जो है वो अमल दरामद भी होता है। मगर इसमें देखें, मैं ये कहूंगी, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं, हम सब मिलके जो है ना इसका साथ दे सकते हैं। सिंध हुकूमत ने इस चीज पे बहुत आवाज उठाई और बहुत तेजी से काम भी हो रहा है।
आबपाशी के जराये हैं, बहुत सारे हैं, महकमा बाक़ियात हैं जिसमें हमारा काम हो रहा है। मेरा हल्का है डिस्ट्रिक्ट करंगी, जहाँ पर मैं अहदेदार भी हूँ। वहाँ आप आइए, मैं कभी आपको विजिट करवाती हूँ कि जगह जगह हमने कैसे जो है वो ग्रीन साजी की है। और हम हर किसी को आगे भी ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ पर स्पेस है वहाँ ग्रीन साजी की जाए, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह से ही जो है ना क्लाइमेट चेंज होगा और सुकून का हम सांस ले सकेंगे, क्योंकि इस वक्त तो हम सुकून का सांस भी चले, नहीं ले पाते, इतनी ये तो pollution हो हमारा गई है। एक पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है ना, लेकिन फारूक साहब, मुसद्दिक मलिक साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो बहुत मामूली है, जबकि 8 बड़े ममालिक हैं जो कि 70% कार्बन का अखराज करते हैं। तो ये जो मामला है इसको पाकिस्तान किस तरह से आलमी सतह पर उठाए, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में तो पाकिस्तान है जिसका आज हम सामना भी कर रहे हैं। तो इंटरनेशनली हम इस मामले को कैसे लेके जाएं? देखिए, पहले मैं जरा क्विकली ये क्रेडिट दूं सिंध गवर्नमेंट को, क्योंकि मैं काफी अर्से से ये सुन रहा हूँ, मॉनिटर भी कर रहा हूँ कि सिंध के साहिल पे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो गए थे। अब बड़े एफर्ट के साथ वो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिंध की कोस्टल बेल्ट की इकोलॉजी के लिए और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत उसको बहाल किया गया है, और मेरे ख्याल इसको क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपने बात की टिम्बर माफिया की। बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान में अगर तो मैं आपको माफिया के नाम लिस्ट देना कर दूं तो आपका प्रोग्राम का टाइम ही गुजर जाएगा। टिम्बर माफिया एक माफिया खासकर नॉर्दर्न एरियाज में, वेदर इट इज आजाद कश्मीर, इट इज केपी और नॉर्दर्न एरिया, जहां पे मैं समझता हूँ हुकूमत के साथ हमेशा कोलूजन होती है। ये लो लेवल के हैं, ये जो भी आप लेवल के हैं, ये टिम्बर माफिया जो है ये सपोर्ट लेती है। और आप देखें इस वक्त सूरत हाल क्या रही है कि एक दो ऐसी जगह पे जहां पे डैम बन गए, इतना टिम्बर आया, चाहे इंडिया से आया चाहे कहीं और से आया, कि वो जनाब उसने जो रिवर उनको ब्लॉक कर दिया, डैम बन गए वहां पे। सो हमारा भी इसमें बड़ा रोल है। फारूक साहब, जैसे टिम्बर माफिया की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो टिम्बर माफिया है यहाँ पर मौजूद है, काम खराब कर रही है और क्लाइमेट चेंज में बड़ा नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई हमने आज तक नहीं देखी। तो इस जानिब कैसे तवज्जो? हाँ, देखिए मैं, अच्छा फिर आप जब आप मजबूर कर दी कि मैं, आप मुझे मजबूर करी, फिर मैं ये कह देता हूँ पाकिस्तान में शुगर माफिया है। आज तक कोई शुगर माफिया के एक बंदा भी जेल में गया, एक बंदा भी पकड़ा गया पीटीआई के दौर में? कितना मुश्किल है उन पर भाई हाथ हाथ डालना, कितना नहीं, मुश्किल है। भाई मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कमीशन बन गया था पीटीआई के दौर में, लोग आइडेंटिफाई हो गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सो ये माफिया द वेरी स्ट्रॉन्ग इन पाकिस्तान, इसलिए कि वो पॉलिटिकल पार्टी में भी हैं, वो और स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज में हैं, और हो सकता है कुछ लोग जो है वो उनकी गवर्नमेंट के साथ उनकी मिली भगत होती है। तो टिम्बर माफिया को इसलिए जो है ये याद रखें, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहेगा। तो मैं आपको यह बता रहा हूँ टिम्बर माफिया भी क़यामत तक ही कायम रहेगा, इनको आप खत्म नहीं कर सकते। दे वेरी वेरी पावरफुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ, मैं देखें ये वक्त आ गया है कि आप कुछ अरसे के लिए पॉलिटिक्स शुड बी केप्ट असाइड, सियासी पोलराइजेशन को कम किया जाए, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग द पीटीआई ये सब बैठे, और पाकिस्तान के जो चैलेंजेस इतने गंभीर हैं, सिक्योरिटी, इकोनॉमी वगैरह वगैरह, क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज में फिर मुझे एकदम बात याद आ गई कि जनाब हमने बिल्कुल शहरी रहमान साहिबा जब मिनिस्टर थी, तमाम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना, बाहर जाना, डेलीगेशन आ रही है, डेलीगेशन जा रही है, और फिर हमें मेरा ख्याल है कुछ पैसा भी मिला है क्लाइमेट चेंज के। भाई उसका इस्तेमाल होना चाहिए, वो पैसा बजटरी सपोर्ट के लिए ना इस्तेमाल करें, रोजमर्रा बजट की जो रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल फारूक साहब, ये बड़ा अहम नुकता आपने उठाया है कि अभी जो ये मामलात हैं इसमें तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर बैठना होगा, और ये माफियाज बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। उस्मा साहिबा, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, ये माफियाज इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं, क्यों आज तक इनको लगाम नहीं डाली जा सकी, क्यों इनके खिलाफ उस तरह से कार्रवाई नहीं हो सकी? और जो हम एक सूरत हाल, कशमकश की सूरत हाल हुकूमत में और पीटीआई में देख रहे हैं, सियासी जमातों में देख रहे हैं, तो जरदारी साहब को तो मुफाहिमत का बादशाह कहा जाता है। क्या पीपल्स पार्टी कोई किरदार अदा करने का प्लान रखती है, ये जो एक सियासी अदम इस्तेहकाम है इसको कंट्रोल करने के लिए? देखिए, अभी कुछ देर से पहले ही आपने देखा होगा कि हमारे ऐवान से जो गिरफ्तारियां हुई थी, तो बिलावल साहब का ही बयान आया था, और बिलावल साहब ने कॉन्फ्रेंस की थी और वहां खड़े होकर असम्बली में कहा था कि ये गिरफ्तारियां बिल्कुल जो है ना खुशाइन नहीं है, गैर कानूनी है, ऐवान का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, और हम उस हर चीज के खिलाफ है जो गैर कानूनी तरीके से की जाए।
आप लोग आपको याद होगा रिसेंटली, और एक प्रोग्राम में मेरे साथ पीटीआई की हमारी लेडीज विंग की सदर थी हैं, आई थिंक सो, नुसरत वाहिद, और वो एमएनए भी रही हैं। तो बकायदा आपको याद होगा कि वो प्रोग्राम से चली गई थी, उस्मा साहिबा, याद है आपको? वो काफी सारे प्रोग्राम से चली जाती हैं, वो बहन है हमारे लिए काबिल एहतराम है, मगर वो जवाब देने का वक्त आता है तो चली जाती हैं। तो हमने हमेशा कोशिश की कि सियासी तरीके से टेबल टॉक की जाए, ताकि मुल्क में जो फसाद की जो हवा है इसको खत्म किया जाए। क्योंकि देखें, जब मुल्क में आपस में सियासी लोग दोबारा से इत्तेफाक नहीं रखेंगे और मुसलसल जो है ना पॉइजन इंजेक्ट करे जाएंगे हमारे नौजवान के दिमागों में, और फसाद की फिजा बहाल रखेंगे, तो मुल्क बहाली की तरफ नहीं बर्बादी की तरफ जाएगा। यही बात हमने इन लोगों से कही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कही थी, बिलावल साहब ने अपना पैगाम दिया था कि मुफाहमियत के साथ टेबल टॉक की जाए। मगर वो पता नहीं कौन सी टेबल टॉक होगी। अभी थोड़े दिन पहले भी मेरा NTN पे ही प्रोग्राम था, वो हमारे जो है बैठे हुए थे एक भाई, उनसे भी मैंने कहा कि आप लोग बात क्यों नहीं करते, सियासी तौर तर्ज क्यों नहीं अपनाते? तो वो कहते हैं जनाब हम क्या बात करें, हम तो किसी और से बात करेंगे। तो मैंने उनसे यही कहा था कि भाई किसी और से बात करनी है या हमसे बात करनी है, बात करें, मसले का हल निकालें, क्योंकि आपकी वजह से मुल्क में इंतशार बहाल है, जो कि मुल्क की खुशहाली और बहाली के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। मगर वही बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बार बार इनसे कहा कि मुज़ाकरात किए जाएं, बात की जाए, बैठ के बात करें, सियासी तौर तरीके इस्तेमाल करें, मगर मुसलसल वहां से एक ही जवाब आया कि जनाब हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम तो किसी और से बात करेंगे। ये सवाल मैं फारूक साहब के सामने रखती हूँ। फारूक साहब, ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम की हम बात कर रहे हैं, आप भी ये कह रहे हैं कि सबको एक साथ बैठना होगा, लेकिन इससे अदम इस्तेहकाम की सबसे बड़ी आपको क्या लगता है कसूरवार कौन सी जमात है? क्या PTI वाकई है? क्योंकि वो तो सियासी जमातों से बात करने को किसी हाल में तैयार ही नहीं है, वो तो उनसे बात करना चाहती है, एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती हैं और वो राजी नहीं है। तो ये अदम इस्तेहकाम की क्या एक बहुत बड़ी वजह है PTI? देखें, बिल्कुल मैं समझता हूँ PTI को फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए और फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात फिर वही आती है कि पाकिस्तान की जो तो मेन स्ट्रीम पार्टी इसका गवर्नमेंट में है, देखें इनके जो मोहतरम सीनियर लीडरशिप है, सीनियर सियासतदान है, कितनी दहाइयों से हम उनको देख रहे हैं, देयर इन पावर, अपना पॉलिटिक्स में, अपना असेंबलीज में, पार्लियामेंट में, सेनेट में। देखें, अगर इनके अंदर वो पॉलिटिकल विल हो कि जनाब हमने, चाहे PTI माने या ना माने, हमने इन मसाइल को, PTI को मजबूर करना है और हमने तमाम पॉलिटिकल हिकमत अमली जो है वो अपना इस्तेमाल करनी है और हमने PTI को मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल उनको तैयार करना है, उनको कायल करना है। देखें ना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे तो हुआ था ना, सब गए थे इंक्लूडिंग PTI, इमरान खान, साले, ये तमाम थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने। तो अभी क्या है, अभी क्यों नहीं दोबारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नंबर 2 जो है वो क्यों नहीं साइन हो सकती है? क्यों नहीं चार्टर ऑफ इकोनॉमी आ सकती है? बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा था चार्टर ऑफ स्टेबिलिटी। मैं कहता हूँ चार्टर ऑफ स्टेबिलिटी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी जब आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है, बेसिक तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो PTI को एंगेज करें। मैंने आज तक कोई गवर्नमेंट का लीडर नहीं सुना है या देखा कि वो जनाब टॉप लीडर, भैया आप जेल में जाएं, वो कोई पाकिस्तान से बाहर तो नहीं बैठे ना, जेल रावलपिंडी में, ओनली अ फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम द सीट ऑफ पावर व्हिच इज इस्लामाबाद। जाएं जनाब, जाके बात करें। देखें ना, ये तरीका होता है अगर आप पॉलिटिकल इनिशिएटिव शो करें, क्या कुछ एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल ऐसे ही है, सिर्फ बातों से नहीं होगा, अमली किरदार अदा करना होगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब आपका और उस्मा कामरान साहिबा, आप दोनों ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और जो पाकिस्तान की सियासत है वो इस वक्त गैर यकीनी के गिरफ्त में है, एहतजाज, मुज़ाकरात और सब एक अवामी मुश्किलात साथ साथ चल रही हैं। असल सवाल तो यह है कि क़यादत किस समत का इंतखाब करती है। हम देखते रहेंगे कि आने वाले दिन मुल्क को किस मोड़ पर लेकर जाते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।